हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे RPWD एक्ट 2016 के बारे में। तो दोस्तों, RPWD एक्ट जो है, इसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये एक्ट आर्टिकल 253 के अंडर आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा दोनों से पास होकर 30 दिसंबर 1916 से लागू कर दी गई थी। इस जो दोस्तों ये है RPWD एक्ट है, इसने रिप्लेस करा था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे हम PWD एक्ट भी कहते हैं, 1995 को। तो अब दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जानते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनी पर्सन हु इंटेंशनली इंसल्ट्स और imitates with intent to humiliate a person with disability in public place with public present is punishable with imprisonment। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी डिसेबल्ड पर्सन को की बेइज्जती करता है या उसकी नकल करता है किसी भी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर पब्लिक प्रेजेंट हो, तो वो एक पनिशेबल एक्ट है और साथ ही साथ इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है आप लोगों को। तो इस एक्ट के अंदर दूसरी बात कही गई थी कि जो रिजर्वेशन कोटा है डिसेबल्ड पर्सन का, उसे 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया सारी गवर्नमेंट जॉब्स में डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है देयर विल बी स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। दीज कोर्ट्स विल हैंडल केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ PWD एक्ट। तो दोस्तों, इसमें कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे जो सिर्फ वही केसेस हैंडल करेंगे जो जिसके अंदर की PWD एक्ट के उल्लंघन करा किया गया हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं 6 से 18 साल तक के, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू एड्रेस द लोकल इश्यूज ऑफ PWD। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएगी जो PWD व्यक्तियों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी और देखेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को इंक्लूड करा गया एक अलग कैटेगरी के तौर पर। और इसके अंदर 3 ब्लड डिसऑर्डर भी शामिल किए गए जो हैं थैलीसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीज़। और नेशनल और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फंड देगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, ताकि फाइनेंशियली उन्हें सब। अगला है दोस्तों, एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन टू एंश्योर accessibility of person with disability in public buildings both government and private। तो दोस्तों, जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उनके अनुसार जो बिल्डिंग्स वगैरह है जहाँ पे वो काम करते हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा ताकि डिसेबल्ड व्यक्ति आराम से अपना काम कर सके और आ जा सके। नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ have been increased from 7 to 21 and center have power to add more types of disabilities in the list। तो दोस्तों, जो डिसेबिलिटी थी पहले PWD एक्ट में वो 7 थी और उसको बढ़ा कर के 21 कर दिया गया। और साथ ही साथ कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस इन डिसेबिलिटीज़ के अलावा और भी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड कर सकती है किसी भी टाइम। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती है। पहला है ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विज़न। हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर दोनों शामिल करे गए हैं, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी,
dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disability, multiple sclerosis, speech and language disability, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज। तो दोस्तों ये जो तीनों है ये ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद एसिड अटैक्ड विक्टिम्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया। फिर है पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, और लास्ट था दोस्तों सेरिबल पैल्सी। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला है हमारे सामने ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन। टोटल एब्सेंट ऑफ साइट, या तो उसकी जो साइट है उसे बिल्कुल ही नहीं दिखता हो, या विजुअल एक्यूसिटी नॉट एक्सीडिंग 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेल इन बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। मतलब जो हमारी विजुअल एक्यूसिटी है वो बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के साथ, मतलब कि हमारे जो बेस्ट लेंसेज वगैरह चश्मे लगा के वो 3/60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही 10/200 स्नेल से कम होनी चाहिए। दूसरा है लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सबटेंडिंग एंगल ऑफ लेस देन 20 डिग्री। जो हमारा विजुअल सबटेंडिंग एंगल है वो 20 डिग्री से कम होना चाहिए। अगला है दोस्तों लो विजन। लो विजन के अंदर आता है विजुअल एक्यूसिटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 स्नेल इन बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। मतलब जो हमारा विजुअल एक्यूसिटी है वो 6/18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 20/60 से कम होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजुअल सबटेंडिंग एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। मतलब कि 40 डिग्री से कम होना चाहिए और 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हम अगली डिसेबिलिटी के बारे में जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, और इसके अंदर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों को इंक्लूड करा गया था। तो दोस्तों डेफ का मतलब है पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर। मतलब वो दोनों कानों से उसे 70 डेसिबल्स तक का हियरिंग लॉस हो, जो स्पीच फ्रीक्वेंसी है उसके रिगार्डिंग बताया गया है इसमें। और हार्ड ऑफ हियरिंग की जो रेंज है दोस्तों वो 60 to 70 डेसिबल की। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज़ अ person's inability to execute distinct fit activities associated with movement of self and object resulting from affect in musculoskeletal और इन नर्वस सिस्टम और बोथ। तो दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो एक से दूसरी जगह जाने में असमर्थ हो, मतलब कि वो खुद मूवमेंट करके दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी जगह ले जाने में असमर्थ हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी के बारे में जो कि है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स में आता है पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज़ सफरिंग फ्रॉम। मतलब वो व्यक्ति जो लेप्रोसी से ठीक हो चुके हैं पर उनके अंदर अभी भी कुछ कमियां दिखाई देती हैं। पहला है लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स
or feet as well as loss of sensation in eyes but with no manifest deformity। मतलब इन व्यक्तियों के दोस्तों हाथों में से, आँखों में से और पैरों में कोई भी सेंसेशन नहीं होती, इनकी सेंसेशन लॉस हो जाती है, पर आप इन्हें देख के बता नहीं सकते कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा है दोस्तों मैनिफेस्ट डिफॉर्मेटिव, मतलब आप इन्हें देख के बता सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें पैरालिसिस भी होता है, पर इनकी जो मोबिलिटी होती है, मतलब जो मूवमेंट वगैरह होती है हैंड्स की और लेग्स की, फीट्स की, वो प्रॉपर होती है, जिसके कारण कि ये अपनी जो नॉर्मल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। और जो दोस्तों तीसरा टाइप है इसके अंदर वो है एक्सट्रीम फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब जो इनकी डिसेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इनके अंदर जो एडवांस्ड एज होती है विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों ज़्यादा डिफॉर्मेटिव, एक्सट्रीम लेवल पे डिफॉर्मेटिव होने की वजह से ये लोग कोई भी ऑक्यूपेशन या नौकरी वगैरह नहीं ढूंढ सकते या नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगली है हमारी एसिड अटैक विक्टिम्स। तो दोस्तों इसके अंदर वो लोग शामिल किए जाते हैं जिन पे एसिड फेंका गया होता है, एसिड थ्रो करा गया होता है, या फिर एसिड ही जैसा और कोई सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस डाला गया होता है, जिसके कारण कि उनकी स्किन वगैरह बर्न हो जाती है और उनकी और भी प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों अगला है सेरिब्रल पैल्सी। तो सेरिब्रल पैल्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों इसके अंदर बच्चों का जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसमें डिफेक्ट होता है और साथ ही साथ इनका प्रॉपर मसल कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये कॉज्ड होती है ड्यू टू डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है उसके एक या एक से ज़्यादा पार्ट डैमेज होने की वजह से ये या तो बिफोर पैदा होने से पहले या फिर ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के दौरान या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है। बाकी ये लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह से भी। दोस्तों अगला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो है दोस्तों ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके कारण एक अडल्ट की हाइट 4 फुट 10 इंच से कम होती है। कॉमन कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म इज जेनेटिक म्यूटेशन दैट अफेक्ट्स बोन ग्रोथ। जो हमारे जीन्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन या चेंज आ जाता है नॉर्मल से हट के, उसके कारण अगर हमारी जो हाइट वगैरह है या बॉडी की ग्रोथ वगैरह है वो रुक जाती है बोन्स की, तो उसके कारण हमें ड्वार्फिज्म हो जाता है। दोस्तों अगला है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैव बिलो एवरेज आईक्यू। जो आईक्यू लेवल होता है इन बच्चों का या इन व्यक्तियों का वो बिलो एवरेज, एवरेज से कम होता है। इनकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है इनके अंदर। ये सेल्फ केयर, मतलब अपना ध्यान या अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, और इनके अंदर जो सोशल स्किल्स है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम है वो भी एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों अगली है हमारी मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस इज़ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, सोचने का, मूड का, परसेप्शंस का, ओरिएंटेशन का, मेमोरी, दैट ग्रोसली जजमेंट बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट ऑर्डिनरी डिमांड्स। तो दोस्तों बेसिकली जो मेंटल इलनेस है वो हमारे सोचने की क्षमता को, जो मूड स्विंग्स वगैरह इन बच्चों में ज़्यादा होते हैं, मेमोरी लेवल को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी बिहेवियर में, हमारी जो कैपेसिटी होती है कोई भी काम करने में, उसके अंदर हमारे को डिक्रीज या फिर गिरावट देखने को मिलती है। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन, मतलब पर दोस्तों इसके अंदर जो मेंटली रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो नहीं इंक्लूड करे जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अलग कैटेगरी हो जाती है इससे। अगला है दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
ASDs इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये दोस्तों डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी वाइड हैं। जो इसके मेन जो सिम्टम्स है वो होता है बच्चे की जो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो काफ़ी कम होती हैं इन बच्चों में, और साथ ही साथ इनका जो बिहेवियर होता है वो भी अफेक्ट करता है ऑटिज्म। दोस्तों अगली डिसेबिलिटी है हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इट इज़ ग्रुप ऑफ जेनेटिक मसल डिजीज़, ये ग्रुप है दोस्तों जेनेटिक मसल डिजीज़ का, दैट वीकन्स मसल्स, जो हमारी मसल्स को वीक कर देता है, कमज़ोर बना देता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी है उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देयर इज़ इनकरेक्ट एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन इन जीन्स, जो हमारे जीन्स होते हैं उसके अंदर या तो कोई इनकरेक्ट मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाती है, जिसके कारण जो हमारा प्रोटीन होता है वो बन नहीं पाता, जो प्रोटीन हेल्प करता है हमारी हेल्दी मसल्स बनाने में, जिसके कारण एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है हमें वॉकिंग में, चलने में, लॉस ऑफ मसल, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड डिलेड डेवलपमेंटल डिले के साथ साथ हमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। दोस्तों अगला है हमारा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, a condition that has its origin in some part of person's nervous system lasting for a long period or marked by frequent reoccurring। तो दोस्तों इसके अंदर जो एक व्यक्ति होता है उसकी नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होती है, जो कि या तो काफ़ी समय तक रहती है या फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद दोबारा से देखने को मिलती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। मोस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स नीड कांस्टेंट केयर, थेरेपी, फिजियोथेरेपी। जो ज़्यादातर इसके जो डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों उनमें हमें कांस्टेंट केयर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, थेरेपी की और फिजियोथेरेपी की भी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट पर्सन ऑफ एनी एज एंड कैन स्टार्ट एट एनी एज। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों ये किसी भी एज में आ सकते हैं और किसी भी एज के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड एक्सपोजर टू न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो इसमें से कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो या तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से होते हैं, या फिर एक्सपोजर में अगर हम किसी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो उसकी वजह से हो जाते हैं। अगला है दोस्तों पार्किंसंस डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, मार्क्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी, जो हमारी मसल्स होते हैं वो रिजिड होती हैं और स्लो मूवमेंट होती है। ये ज़्यादातर जो मिडिल एज के व्यक्ति होते हैं उन्हें और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अ डिजीज़ इन विच इम्यून सिस्टम ईट्स अवे द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्वस। जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे नर्व्स की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग हो जाती है उसी को ही खा जाता है। रिजल्टिंग नर्व डैमेज, डिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। जो अब हमारी जो नर्व है जो डैमेज हो चुकी है उसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ब्रेन और बॉडी के बीच में वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है या उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस causes many different symptoms including vision loss, पेन, फैटीग, इम्पेयर्ड कंडीशन। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लोग होते हैं उनका जो विजन होता है वो काफ़ी कम होता है, उनको दर्द होता है बॉडी में, फैटीग, अकड़न सी महसूस होती है और साथ ही साथ इम्पेयर्ड कंडीशन भी होती है। द सिम्टम सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो सिम्टम्स वगैरह है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। अगला है दोस्तों हीमोफीलिया दोस्तों एक ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटी है या कंडीशन कह सकते हो इसे।
ये इनहेरिटेबल कंडीशन है, मतलब ये आपकी जीन्स के थ्रू आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स के अंदर जा सकते हैं। ये जो यूजुअली अफेक्ट करती है वो मेल्स को करती है, और जो वुमेन होती है दोस्तों वो ट्रांसमिट करती है, ऐसे कैरियर वर्क करती है, जो कि अपने मेल्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनको देती है ये। It is characterized by loss या impairment of normal clotting ability of blood so that minor wound may result in fatal bleeding। तो दोस्तों इसके अंदर जो नॉर्मल क्लोटिंग होती है ब्लड की, अगर कहीं से कट जाता है तो उसके बाद जो ब्लड क्लोट हो जाता है वो नहीं कर पाती है जो हमारी बॉडी होती है, तो जिसके कारण अगर एक छोटा सा भी कट या घाव हो जाए तो उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा खून लॉस हो जाता है। और दोस्तों अगला है हमारा थैलेसीमिया। ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये भी इनहेरिटेड है, ये आपकी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है उसकी अमाउंट कम होती है, और साथ ही साथ जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं नॉर्मल व्यक्ति से। इसके जो दोस्तों सिम्टम्स है वो है फैटीग, अकडन, वीकनेस, कमज़ोरी, पेनलेस, पीलापन, और साथ ही साथ स्लो ग्रोथ भी हमें। दोस्तों अगला है हमारा सिकल सेल डिजीज़। ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, ये भी एक इनहेरिटेड ग्रुप डिसऑर्डर है, मतलब कि ये आपकी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है, जिसके कारण हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, और जो सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, लीविंग अ शॉर्टेज ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण जो हमारे हेल्दी आरबीसीज होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। दैट कॉजेज पेन होता है, जिसके कारण इन्फेक्शंस, पेन एंड फटीग आर सम कॉमन सिम्टम्स। इन्फेक्शन, आपको जल्दी ही इन्फेक्शन हो जाता है, पेन, दर्द होता है बॉडी में, और फटीग, अकडन टाइप महसूस होता है आपको। दोस्तों अगला है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म विच कवर्स अ ग्रुप ऑफ लर्निंग इश्यूज। इसके अंदर लर्निंग इश्यूज देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर। इट अफेक्ट्स एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू रीड, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में, रीजनिंग में, या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चों को परेशानी आते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, वो जैसे डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, या डिसलेक्सिया। दोस्तों अब अगली है हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इट कवर्स नंबर ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट और एनी अदर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंदर जो आते हैं बच्चे या व्यक्ति, उनको कम्युनिकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ सुनने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होती है, और कई तरह के उन्हें लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें हम हियरिंग इम्पेयरमेंट से अलग इस वजह से रखते हैं क्योंकि जो इनकी एजुकेशनल नीड्स वगैरह होती है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला है दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन मल्टीपल डिसेबिलिटीज पर्सन हैव मोर देन वन डिसेबिलिटी विच आर मेंशन इन RPWD एक्ट। तो दोस्तों जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर बच्चे आते हैं उनको जो यहाँ पे 21 डिसेबिलिटी मेंशन करी हैं उनमें से एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है तब वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर रखा जाता है। हैविंग मल्टीपल इश्यूज क्रिएट एजुकेशनल नीड्स दैट कैन नॉट बी मेंट इन अ प्रोग्राम फॉर एनी वन कंडीशन। मतलब जैसे दोस्तों अगर किसी को एक से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन्हें अलग इस वजह से रखा गया है क्योंकि उनकी जो एजुकेशनल नीड्स है वो खाली एक डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग फुलफिल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस के रिगार्डिंग। थैंक यू।